अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो चल रहा है और टॉपिक जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका आप समझ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा हुआ है, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खुसूसियात। हमने खुसूसियात देखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी खुसूसियात होती क्या है और किस खासियत, क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या उनकी स्पीड होती है और कौन कौन से लॉज जो है वो ऑबे करती हैं और कौन से लॉज जो है वो ऑबे नहीं करती हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ से ट्रैवल करती हैं। लेकिन हमें इनकी खुसूसियात अभी तक नहीं पता, इनकी खुसूसियात होती क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे बुक में 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो 6 पॉइंट्स आपको समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इनकी खुसूसियात होती क्या है असल में। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स फेस इन नेचर। ये मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ कि ये इनकी नेचर क्या होती है। पॉइंट यहाँ लिखता जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ आती है कि पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इनकी नेचर क्या होती है। नेचर क्या होती है इनकी, ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स, सही है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ऑसिलेट परपेंडिकुलरली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खुसूसियात क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, सही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अगर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो इस तरह से होगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस तरह से, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ऑसिलेट्स परपेंडिकुलरली। अगर एक की डायरेक्शन उस तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट होगी। The direction of wave motion is perpendicular to the both electric and magnetic field। अच्छा, हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव्स बोला इसलिए क्योंकि जब हम साउंड वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी कि पानी की, सही है। समंदर में जो हमारे पास वेव बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि हमारे पास वेव जो है वो उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ होती है और पानी की डायरेक्शन जो है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा उसके परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन जो है उससे, जैसे जिस तरह वेव की डायरेक्शन सीधी थी और पानी की डायरेक्शन इस तरह से थी, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल सेम होगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और इनकी नेचर जो आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स होती है, तो ट्रांसवर्स नेचर होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं कर सकती। इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, दूसरी खासियत क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैरी नहीं कर सकती, कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दो खुसूसियत जो हम लोगों ने पढ़ ली। सबसे पहली क्या है कि नेचर इनकी ट्रांसवर्स होती है और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैरी नहीं कर सकती। अब तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸। ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं अगर इनकी स्पीड क्या हो, 3 × 10⁸ हो। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और स्पेस। स्पेस और वैक्यूम में क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं इफ इट्स स्पीड या वेलोसिटी, एक ही बात है, डायरेक्शन में फर्क होता है। इफ इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ जैसे कि होती भी है, अगर इतनी इनकी स्पीड हो तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी वैक्यूम या स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। 3 हमारे पास जो है वो की पॉइंट्स इसके हो गए। तो आप की पॉइंट्स सबके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। चौथा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ इट विल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, however they will show down when traveling through a denser medium like water or glass। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसी भी ग्लास से, यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे हमें आर पार देख सकते हैं, वाटर हो गया या गिलास हो गया, उसके आर पार जो है वो हो सकती है, उससे ट्रैवल कर सकती हैं, सही है। It will travel through a transparent medium, however they will show down when traveling through a denser medium like water or glass। तो वाटर और गिलास में जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट
मीडियम लाइक ग्लास और वाटर। तो ग्लास और वाटर से वो इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पांचवा पॉइंट है इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। अब ये जितने भी लॉज है इनको हमने आगे जो है वो डिटेल में स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है और डिफ्रैक्शन क्या होती है। तो आप बस ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो तीनों लॉज को ओबेज करती हैं। तो ओबेज यहाँ लिखूंगा मैं, ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ये क्या करती है, तीनों लॉज को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। तीनों लॉज पे जो है पूरा उतरती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इट फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ऑन द सोर्स दैट प्रोड्यूस द वेव्स। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेड लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये कह रहा है कि इट डिपेंड्स, देयर फ्रीक्वेंसीज डिपेंड्स ऑन द सोर्स दैट प्रोड्यूस द वेव। अब मेरे पास समझ लेंगे मेरे पास स्पीकर है दो किस्म के, सही है। तो एक छोटा स्पीकर एक बड़ा स्पीकर है। दैट से पता छोटा स्पीकर जो है वो कम आवाज देगा क्योंकि उसका मीडियम जो है वो छोटे छोटे एरिया के लिए बना है, कम जगह के लिए बना है। और जो बड़ा स्पीकर है वो बड़ी जगह के लिए बना है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो दे रहा है वो जो सोर्स है, जो मीडियम है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर तो हमारे पास जो है वो ऐसा मीडियम है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहा है, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज डिपेंड्स ऑन द सोर्स, फ्रीक्वेंसीज डिपेंड्स ऑन द सोर्स। अच्छा, उसके बाद एक और काम की बात भी नेक्स्ट पॉइंट में लिखी गई है कि thus frequencies do not change when it travel from the medium to another medium। अब कह रहा है कि किसी भी एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जब भी इसकी फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं तो वो चेंज नहीं होती। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि do not change their frequencies। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती भले वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है when it travel through one medium to another। अच्छा, तो उसका छठा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डू नॉट चेंज देयर फ्रीक्वेंसीज व्हेन इट ट्रैवल थ्रू वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, एक मीडियम दूसरे मीडियम में जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी तो अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं करती। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी है एयर टू ग्लास, सही है। medium to another medium, they do not change their frequencies when it travel through one medium to another। एक मीडियम दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं करेंगी जिस तरह से एयर टू ग्लास। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, उसे हम ग्लास में ट्रैवल करवाएंगे तो अपनी फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी खासियत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी सीन। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो नजर नहीं आती हमें। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें नजर नहीं आती, कैन नॉट बी सीन बट इट कैन ट्रांसफर आउट स्किन कॉज सम सब्सटेंसेस टू बिकम फ्लोरेसेंट। अब ये हमारे ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर इंसानी जिस्म पे अगर लग जाए तो ये क्या करते हैं, इंसानी जिस्म को जला देती है। जिस तरह हमारे पास सूरज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे पास भेजता है, लेकिन हमारे पास जो ओजोन लेयर वगैरह जो है हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि डायरेक्टली जो है वो जमीन पर नहीं आती। अगर ये डायरेक्टली जमीन पर आने लग जाए तो क्या होता है, इंसान जो है वो सारे जल जाए, इतनी खतरनाक रेज होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज सच एज एक्स रेज, गामा रेज एंड मोर hazardous due to their higher energies और higher frequencies। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इतनी खतरनाक होती क्यों है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज और इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं और गामा रेज, ये तीन रेज जो हैं बहुत जो हमारे पास जो है वो खतरनाक रेज होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसीज और इनकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज्यादा जो है वो रेडियो वेव्स की होती हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो आपने कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस टॉपिक में हमने यही करना था, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।